कबीर एक युवा प्रतिभाशाली अरबपति था जिसकी अनन्या नाम की एक पत्नी थी जो सुंदर, आकर्षक और बहुत समझदार थी। उनका प्यार पूर्णिमा के चांद की तरह रोशन था, एक काबिल पति और एक खूबसूरत पत्नी। लेकिन एक बड़ी त्रासदी हुई। उनकी यॉट में आग लग गई। अनन्या उस पर थी और वो समय पर नहीं निकल सकी। उस युवा जोड़े पर एक दुखद घटना आ पड़ी। कबीर अपनी पत्नी की याद में बहुत दुखी और गमगीन था। एक बार अपनी पत्नी की कब्र पर फूट फूट कर रोते हुए उसने अचानक एक सफाई करने वाली लड़की को कहते सुना, साहब, ये तस्वीर वाली आंटी जिंदा हैं और मेरे साथ रहती हैं। ये सुनकर कबीर हैरान और सन्न रह गया। आइए इस कहानी को अंत तक सुने और जानें कि उस कब्र के नीचे क्या राज दफन था। लोग अक्सर कहते हैं कि पुरुष जितना सफल होता है उसका दिल उतना ही कठोर हो जाता है, लेकिन ये कहावत कबीर पर कभी लागू नहीं हुई। व्यापार की दुनिया में वो एक ऐसा नाम था जिससे प्रतियोगी डरते थे। एक बड़ी शिपिंग कंपनी का युवा अध्यक्ष। कबीर को ठंडा, दृढ़, कम मुस्कुराने वाला और किसी को भी अपनी कमजोरी दिखाने का मौका न देने वाले के रूप में जाना जाता था। तनावपूर्ण बैठकों में जब वो अपनी कलम मेज पर रख देता तो पूरा कमरा शांत हो जाता था। उसकी एक नजर दूसरों को अपने तैयार किए गए हर शब्द पर फिर से विचार करने पर मजबूर कर सकती थी। जो कोई भी उसे देखता सोचता कि कबीर बड़ी बड़ी संख्याओं, करोड़ों के अनुबंधों, रात भर रोशनी से जगमगाते बंदरगाहों और समुद्र पर लंबी यात्राओं के लिए ही बना है। लेकिन केवल एक व्यक्ति जानता था कि उस स्टील जैसी कठोर बाहरी परत के पीछे कबीर एक बहुत ही सामान्य पुरुष था। एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी के एक छोटे से संदेश, आज मैंने आपकी पसंदीदा दाल मखनी बनाई है, जल्दी घर आना, पर कंपनी से जल्दी निकल जाता था। वो व्यक्ति अनन्या थी। अनन्या इस तरह से सुंदर थी कि एक बार मिलने के बाद उसे भूलना असंभव था। वो उस तरह की चकाचौंध वाली सुंदरता नहीं थी जो पूरे कमरे को अभिभूत कर दे, बल्कि उसकी सुंदरता पहली रात के चांद की तरह कोमल और पवित्र थी। उसका चेहरा सुंदर था, त्वचा गोरी और कोमल, गुलाबी होठ हमेशा मुस्कुराते हुए लगते थे। उसके लंबे काले चमकदार बाल अक्सर पीठ पर खुले बंधे होते थे। कुछ लटें गालों पर गिरती थीं जो उसे और भी नाजुक बनाती थीं। अनन्या का शरीर पतला था। वो इतनी धीरे चलती थी कि कभी कभी कबीर पीछे खड़ा होकर भी अपनी पत्नी के कदमों की आहट नहीं सुन पाता था। लेकिन जिस चीज ने कबीर को अनन्या से इतना प्यार करने पर मजबूर किया कि वो उसे कभी छोड़ नहीं सकता था, वो सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसका दिल था। अनन्या इतनी दयालु थी कि घर के लोग कभी कभी उसे कहते कि नौकरानी की पीठ में दर्द है। अनन्या चुपचाप दवा खरीदकर मेज पर रख देती। ड्राइवर की बच्चे के अस्पताल में भर्ती होने पर अनन्या लंबे समय तक याद रखती। अगले दिन फिर से हालचाल पूछती। कंपनी के गेट के सामने हर शाम नकली फूल बेचने वाली बूढ़ी औरत से अनन्या जब भी गुजरती रुककर एक छोटा गुलदस्ता खरीदती। फूलों के शौक के लिए नहीं, बल्कि इस डर से कि वो बूढ़ी औरत धूप में बैठी बैठी बिना किसी ग्राहक के ना रह जाए। उसने कभी भी अध्यक्ष की पत्नी होने के घमंड का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उसने कभी पैसे को इंसानियत से ऊपर समझा। एक बार एक व्यावसायी पार्टी में एक प्रसिद्ध गपशप करने वाली महिला ने अनन्या की साधारण पोशाक को देखकर आधा मुस्कुराते हुए परोक्ष रूप से पूछा कि अध्यक्ष कबीर की पत्नी इतनी सादगी से क्यों रहती है, जैसे किसी अमीर घर से ना आई हो। अनन्या बस धीरे से मुस्कुराई और कोई जवाब नहीं दिया। जब वे कार में वापस आए तो कबीर इतना गुस्से में था कि वो उसी रात उस मामले को सुलझाना चाहता था। लेकिन अनन्या ने अपने पति के हाथ पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, छोड़िए भी, लोग दूसरों की नजरों से जीतते हारते हैं, मेरे लिए तो बस आपकी नजर ही काफी है। हवा जैसी हल्की एक बात सीधे कबीर के दिल में उतर गई। उस दिन से वो जान गया था कि उसकी जिंदगी में अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उसने उस महिला से प्यार किया था जिसे खोने पर यह पूरी दुनिया भी किसी काम की नहीं रहेगी। अनन्या को गहरा मेकअप पसंद नहीं था, देर रात की पार्टियां पसंद नहीं थीं और ना ही उसे झूठे सामाजिक मेलजोल पसंद थे।
उसे वाइन और सामाजिक हंसी वाली पार्टियों की मेजों से ज्यादा अपनी रसोई पसंद थी। उसे क्रिस्टल की रोशनी के नीचे अपने पति के बगल में बैठकर दूसरों की चापलूसी सुनने से ज्यादा अपने हाथों से उसे एक कटोरी गर्म चावल परोसना पसंद था। हर शाम कबीर का बड़ा घर बहुत जल्दी रोशन हो जाता था। इसलिए नहीं कि घर के नौकर मालिक का स्वागत करने की तैयारी कर रहे होते थे, बल्कि बल्कि इसलिए कि अनन्या हमेशा उसका इंतजार करती थी। कभी कभी वो क्रीम रंग की घरेलू पोशाक पहने होती, बाल खुले बंधे होते, हाथ में करछुल होती और गेट के बाहर कार की आवाज सुनते ही वो जल्दी से बाहर निकल आती। जैसे ही दरवाजा खुलता, गर्म सूप की महक और पत्नी के बालों की खुशबू कबीर को घेर लेती, इससे पहले कि वो एक शब्द भी कह पाता। अनन्या हमेशा एक ही सवाल पूछती, आज आप थक गई क्या? बस यही एक सवाल कबीर के दिन भर के तूफान को शांत करने के लिए काफी था। बाहर वो व्यक्ति हो सकता था जिससे पूरा निदेशक मंडल डरता था, लेकिन घर आकर वो सिर्फ एक ऐसा पुरुष था जो पीछे से अपनी पत्नी को गले लगाना चाहता था, अपना चेहरा उसके कंधे में छिपाना चाहता था, आंखें बंद करके उसे धीरे से डांटते हुए सुनना चाहता था, अंदर जाकर कपड़े बदलो, मैं सूप फिर से गर्म कर देती हूं। कुछ रातें कबीर बंदरगाह पर काम के दौरे के बाद बहुत देर से लौटता था। घड़ी 12 बजा चुकी होती थी, पूरा विला शांत होता था, लेकिन छोटी रसोई में अभी भी रोशनी होती थी। अनन्या मेज पर झुकी हुई सो जाती थी। इंतजार करते करते थक कर पता नहीं कब नींद आ गई। स्टोव पर खिचड़ी का बर्तन अभी भी गुनगुना था। बगल में एक कागज का टुकड़ा था जिस पर करीने से लिखा था, मुझे डर था कि आप देर रात लौटेंगे तो आपका पेट दर्द करेगा। खिचड़ी बर्तन में है, गर्म करके खा लेना। मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर पहले सो गई। कबीर उस कागज के टुकड़े को लेकर रसोई में बहुत देर तक खड़ा रहा, इतनी देर तक कि उसकी आंखें लाल हो गईं और उसे पता भी नहीं चला। एक इतनी सुंदर, कोमल और सुशील महिला जो अपने पति से हीरे की मांग नहीं करती, महंगी यात्राओं की जिद नहीं करती, बचकानी नाराजगी से उसे परेशान नहीं करती। अनन्या बस एक ही काम करती थी, अपने पति से सबसे स्थायी तरीके से चुपचाप प्यार करना। उसे याद था कि उसे प्याज कम खाना पसंद है। उसे याद था कि वो बहुत ज्यादा रोशनी में सो नहीं पाता। उसे याद था कि हर बार जब उसके सिर में दर्द होता है तो कैसी गर्म चाय बनानी है। उसे ये भी याद था कि हर काम के दौरे से पहले वो हमेशा अपना कॉलर ठीक करना भूल जाता है। एक बार अनन्या को लगभग 102 डिग्री बुखार था। वो बहुत थकी हुई थी। फिर भी अगली सुबह कबीर के हवाई अड्डे जाने से पहले वो उठने की कोशिश करती, नंगे पैर दरवाजे तक जाती और अपने गर्म हाथों से अपने पति का कॉलर ठीक करती। कबीर को दुख भी हुआ और गुस्सा भी। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। तुम बीमार हो, उठकर क्या कर रही हो? अनन्या ने ऊपर देखा। उसकी कोमल आंखें नम थीं। मुझे डर था कि आप जल्दी में चले जाएंगे और कोई आपका कॉलर ठीक करने के लिए नहीं होगा। कबीर उस समय बस अपनी पत्नी को और कसकर गले लगा सका। उसके पास सब कुछ था, लेकिन जब से वो उसके पास आई थी तभी उसे समझ आया था कि प्यार पाना कैसा होता है। उनकी शादी के 3 साल शोरगुल वाले नहीं थे, दिखावा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मीडिया उनके पीछे पड़ा हो क्योंकि वे बहुत शानदार थे। उनका प्यार बहुत छोटी छोटी चीजों से गुजरा। एक गर्म भोजन, एक फोन कॉल ये पूछने के लिए कि क्या वो घर आ गया है, बारिश की रात में कंधे पर सिर रखना। एक बार कबीर ने एक विदेशी साथी के साथ बैठक बीच में ही छोड़ दी ताकि अनन्या को वो मिठाई खिला सके जो वो कुछ दिनों से खाना चाहती थी। उस समय उसके सचिव ने सोचा कि कंपनी से संबंधित कोई आपात स्थिति है। कबीर की जिंदगी में सबसे जरूरी आपात स्थिति लंबे समय से उसकी पत्नी की मुस्कान थी। बाहरी लोग सोचते थे कि कबीर एक चतुर, मिलनसार लड़की से शादी करेगा जो सत्ता के खेलों में उसके साथ खड़ी हो सके, लेकिन अनन्या बिल्कुल अलग थी। वो पानी की तरह कोमल थी, एक सपने की तरह मासूम। जीवन में किसी से होड़ नहीं करती थी, अपने पति के काम में दखल नहीं देती थी और कभी भी उन व्यापारिक रहस्यों के बारे में नहीं पूछती थी जिनसे उसका कोई वास्ता नहीं था। वो बस चुपचाप पीछे खड़ी रहती, घर को हमेशा ताजे पके चावल की महक से भर देती और उस आदमी के दिल को लौटने के लिए एक जगह देती।
और इसीलिए कबीर अपनी पत्नी से लगभग पूजा की हद तक प्यार करता था। उसके लिए अनन्या सिर्फ पत्नी नहीं थी, वो स्टील से भरी जिंदगी का सबसे नरम हिस्सा थी। वो एकमात्र जगह थी जहां वो अपनी रक्षा कवच उतारने की हिम्मत करता था। वो एकमात्र व्यक्ति थी जो सिर्फ उसे चुप देखकर ही जान जाती थी कि वो उस दिन खुश है या थक गया है। वो एक छोटी सी रोशनी थी जो उस बड़े ठंडे घर को गर्म करने के लिए काफी थी। जब तक कि एक रात खाड़ी में तेज हवा वाली एक रात नहीं आई। उस रात अनन्या कंपनी के एक पुराने साथी के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए यॉट पर गई थी। कबीर भी साथ जाने वाला था। लेकिन आखिरी समय में उसे एक विदेशी बीमा कंपनी के साथ एक जरूरी बैठक के लिए रोक लिया गया। जाने से पहले अनन्या ने दरवाजे पर अपने पति को देखकर मुस्कुराया और उसे रात में देर तक ना जागने की सलाह दी। ये एक सामान्य सी बात थी। कौन जानता था कि ये 3 साल तक कबीर द्वारा अपनी पत्नी से सुनी गई आखिरी बात बन जाएगी। आधी रात के करीब उसका फोन लगातार बजने लगा। दूसरी तरफ चीख पुकार, हवा की आवाज, लोगों की अग्निशमन दल को बुलाने की आवाज और किसी के चिल्लाने की आवाज थी कि यॉट में आग लग गई है। कबीर एक पागल की तरह घटनास्थल पर पहुंचा। समुद्र का पानी काला था, धुआं दम घोंट रहा था। लाल लपटों ने उस शानदार यॉट को कुछ ही पलों में बेरहमी से निगल लिया। उसने लहरों, बचाव दल के सायरन और आग में फटते धातु के टुकड़ों के बीच अनन्या का नाम पुकारा, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह लोगों ने कहा कि अनन्या मर चुकी है। कोई पूरा शरीर नहीं मिला, केवल एक जली हुई शादी की अंगूठी पीछे के डेक के पास मिली, एक शॉल का टुकड़ा और कुछ व्यक्तिगत सामान जो अब सही सलामत नहीं थे। सब कुछ इकट्ठा किया गया और एक ठंडे क्रूर निष्कर्ष पर पहुंचा गया, दुर्घटना। बस ये 2 शब्द उस महिला को खत्म करने के लिए काफी थे जो कभी कबीर की पूरी दुनिया थी। अंतिम संस्कार एक बुरे सपने की तरह जल्दी से हो गया। रिश्तेदार, साथी, मीडिया, सफेद फूल, रोने की आवाज, सांत्वना और शोक व्यक्त करने के लिए झुके हुए सिर। सबने कहा कि उसे मजबूत रहना होगा। सबने कहा कि जो चला गया वो नहीं चाहता कि जीवित व्यक्ति दुखी हो। सबने कहा कि समय सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन कोई नहीं जानता था जिस क्षण वो कब्र बनाई गई, कबीर का भी एक हिस्सा उसके साथ मर गया। अंतिम संस्कार के बाद वो अभी भी काम पर जाता रहा, कागजों पर हस्ताक्षर करता रहा, अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता रहा और कंपनी के गलियारों से ऐसे शांत चेहरे के साथ गुजरता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता, उसके अंदर की दुनिया खोखली हो जाती। जो घर कभी इतना गर्म था, अब उतना ही ठंडा था। लंबी डाइनिंग टेबल पर अभी भी पर्याप्त व्यंजन थे, लेकिन दरवाजे पर कोई ये पूछने वाला नहीं था कि क्या वो थक गया है। बेडरूम में अभी भी अनन्या के हल्के इत्र की महक थी, लेकिन हर रात केवल कबीर ही छत को सुबह तक देखता रहता था। उसकी अलमारी अभी भी वैसी ही थी। जिस कप का वो इस्तेमाल करती थी वो अभी भी वहीं था। हाथी दांत के रंग का हेयर क्लिप जो वो ड्रेसिंग टेबल पर भूल गई थी, वो अभी भी वहीं था। सब कुछ वहीं था, केवल वो व्यक्ति नहीं था। उस दिन से कबीर सही मायने में नहीं जी रहा था, वो बस मौजूद था। हर दिन, चाहे धूप हो या बारिश, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों न हो, हर शाम वो उपनगरीय कब्रिस्तान में एक सफेद फूलों का गुलदस्ता लेकर जाता था। अनन्या की कब्र ऊंचे पेड़ों की कतार के नीचे शांत पड़ी थी। हवा ऐसे बहती थी जैसे कोई आह भर रहा हो। कबीर अक्सर उस ठंडे पत्थर के सामने बहुत देर तक बैठता था। कभी कभी वो कुछ नहीं कहता, बस देखता रहता। कभी कभी वो अपनी पत्नी को धीमी आवाज में बताता कि आज कंपनी में क्या हुआ, पुराने ड्राइवर की पीठ में दर्द कैसा है, घर के बगीचे में गुलाब का पहला फूल कैसे खिला है। जैसे कि अनन्या अभी भी वहीं बैठी हो, जैसे कि अगर वो थोड़ी देर और रुक जाए, वो कोमल महिला जो दरवाजे पर उसका इंतजार करती थी, हवा से मुस्कुराते हुए बाहर निकल आएगी। लेकिन हर बार केवल खामोशी ही उसे जवाब देती थी। कबीर को नहीं पता था कि जिस जगह वो हर दिन एक मृत व्यक्ति के लिए रोने आता था,
भाग्य उसकी जिंदगी में सबसे भयानक मोड़ लाने वाला था, क्योंकि कुछ कब्रें मृतकों को दफनाने के लिए नहीं बनाई जाती। उस शाम धुएं जैसी हल्की बारिश हो रही थी, ना तो तेज और ना ही तुरंत कपड़े गीले करने वाली, लेकिन ये अजीब तरह से ठंडी और उदास थी। पूरा उपनगरीय कब्रिस्तान एक चांदी जैसे भूरे रंग में ढका हुआ था। ऊंचे पेड़ों की कतारें हवा में शांत खड़ी थीं, पत्ते पत्थर के रास्ते पर बिखरे हुए थे। दूर कुछ अगरबत्तियां अभी भी जल रही थीं, जिससे धुएं की हल्की गंध आ रही थी, जो बारिश के बाद नम मिट्टी की गंध के साथ मिलकर दृश्य को और भी ठंडा बना रही थी। कबीर हमेशा की तरह एक सफेद फूलों का गुलदस्ता और अनन्या की एक पुरानी तस्वीर लेकर आया था। वो कब्र के सामने बैठा था। उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और उसके हाथ ने उस तस्वीर के फ्रेम को कसकर पकड़ रखा था, जिसका एक कोना घिस गया था। उस तस्वीर में अनन्या समुद्र तट पर मुस्कुरा रही थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें इतनी कोमलता से झुकी हुई थीं, जैसे कि बाहरी दुनिया में कभी कोई तूफान आया ही न हो। ये कबीर की सबसे पसंदीदा तस्वीर थी, और यही तस्वीर उसे सबसे ज्यादा दर्द देती थी, क्योंकि तस्वीर में मौजूद व्यक्ति इतना सुंदर, इतना जीवंत, इतना कोमल था कि वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो व्यक्ति एक रात में उसकी जिंदगी से गायब हो सकता है। बारिश की बूंदें कांच पर जम गईं। कबीर ने अनजाने में अपनी आस्तीन से उसे धीरे से पूछा। उसकी हरकत धीमी और कीमती थी, जैसे वो अपनी पत्नी के चेहरे को छू रहा हो। ठीक उसी समय उसके पीछे गीले पत्थर पर झाड़ू की खिसकने की सरसराहट की आवाज आई। लगभग 11-12 साल की एक दुबली पतली लड़की पास की कब्रों के आसपास पत्ते साफ कर रही थी। उस बच्ची ने एक पुरानी फीकी पड़ चुकी शर्ट पहन रखी थी, जिसकी आस्तीनें ढीली ढाली थीं और प्लास्टिक की चप्पलें इतनी घिस चुकी थीं कि उसकी एड़ी लगभग जमीन को छू रही थी। उसके बाल लापरवाही से पीछे बंधे हुए थे। बारिश के कारण कुछ लटें चिपक गई थीं। उसका चेहरा धूप और हवा के कारण सांवला हो गया था, लेकिन उसकी आंखें तेज और चमकीली थीं, जिसमें कुछ ऐसा था जो एक ही समय में चतुर और दयनीय दोनों था। कबीर इस लड़की को थोड़ा बहुत जानता था। पहले भी कई बार उसने उसे एक बूढ़ी औरत के साथ कब्रिस्तान में पैसे कमाने के लिए घास उखाड़ते और कब्रें साफ करते देखा था। वो शोर नहीं मचाती थी, बस चुपचाप अपना काम करती थी। कभी कभी गरीबी के बीच बहुत जल्दी बड़ी हो गई एक बच्ची की जिज्ञासु नजरों से दूसरों को देखती थी। आज भी वैसा ही था। वो पास आकर धीरे धीरे झाड़ू लगाने लगी। उसकी आंखें कबीर के हाथ में तस्वीर की फ्रेम पर टिक गईं। एक पल, फिर 2 पल वो वहीं खड़ी रही। कबीर ने पहले ध्यान नहीं दिया, जब तक उसे महसूस नहीं हुआ कि कोई उसे बहुत देर से देख रहा है। तब उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी, हाथ में झाड़ू लिए, आंखें बड़ी बड़ी। तस्वीर में अनन्या के चेहरे को ऐसी घूर रही थी जैसे उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहचान लिया हो। कबीर ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आवाज लंबे समय तक ना बोलने के कारण भारी हो गई थी। क्या हुआ? लड़की थोड़ी और पास आई। वो सामने खड़े उस लंबे ठंडे आदमी से नहीं डरी जैसे दूसरे डरते थे। उसने बस अपना सिर झुकाया, तस्वीर को और ध्यान से देखने के लिए अपनी आंखें सिकोड़ी और फिर बोल पड़ी। उसकी आवाज बचकानी लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि रोंगटे खड़े हो गए। साहब, ये तस्वीर वाली आंटी जिंदा है। वो मेरी नानी के साथ झोपड़ी में रहती हैं। कबीर के आसपास की सारी आवाजें जैसे गायब हो गईं। बारिश की आवाज, पत्तों की सरसराहट, पत्थर पर झाड़ू की आवाज, सब कुछ जैसे किसी ने एक पल में गला घोट दिया हो। कबीर उछलकर खड़ा हो गया, इतनी तेजी से कि उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गीली जमीन पर गिर गया। सफेद पंखुड़ियां कब्र के नीचे बिखर गईं। उसने उस लड़की को घूरा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया हो। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज अब आवाज नहीं रही थी, दबी हुई, कांपती हुई, इतनी कि उसे खुद भी अजीब लग रहा था। लड़की ने पलकें झपकाई। शायद तब उसे एहसास हुआ कि उसने जो कहा वो कितना डरावना था। लेकिन बच्चे ऐसे ही होते हैं, जो कहते हैं सच कहते हैं।
वे गोलमोल बात करना नहीं जानती और ना ही ये जानते हैं कि क्या उचित है। मैं सच कह रही हूं, ये आंटी बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं जैसी मेरी नानी के साथ रहती हैं। थोड़ी बहुत नहीं, बिल्कुल वैसी ही दिखती हैं साहब। आंखें, नाक, मुंह सब कुछ बहुत मिलता है। कबीर एक कदम आगे बढ़ा। उसके हाथ ने तस्वीर के फ्रेम को इतनी जोर से पकड़ लिया कि नसें उभर आईं। कहां? लड़की थोड़ा पीछे हटी, डर कर। लेकिन जब उसने देखा कि कबीर की आंखें गुस्से से नहीं बल्कि दर्द से लाल हैं, तो उसने फिर से हिम्मत जुटाई और कहा, नदी के उस पार गरीब मछुआरों की बस्ती में जहां हम रहते हैं, 3 साल पहले एक बड़े समुद्री तूफान के बाद कुछ मछुआरों ने उन्हें किनारे पर बहकर आते देखा था। वो बहुत बुरी तरह से घायल थीं, बुखार में बेहोश थीं। फिर मेरी नानी और बस्ती के कुछ लोगों ने उन्हें ले आए। कबीर सन्न रह गया। 3 साल पहले समुद्री तूफान, ये वही समय था जब अनन्या यॉट आग हादसे में गायब हो गई थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि सीने में दर्द होने लगा। हर धड़कन जैसे सीना फाड़कर बाहर निकलना चाहती हो। वो झुककर उस लड़की के कंधे पकड़ लिया, बहुत जोर से नहीं, लेकिन इतना कि उसकी आवाज एक विनती की तरह निकली। तुमने ठीक से देखा है? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? ये बात मजाक में नहीं कही जा सकती, समझी? लड़की ने पानी निकला और लगातार सिर हिलाया। कोई गलती नहीं हुई साहब, क्योंकि मैं उन्हें रोज देखती हूं। वो बहुत कम बोलती हैं, कभी होश में रहती हैं, कभी भूल जाती हैं, जैसे उन्हें याद ही नहीं कि वो कौन है। कभी कभी मैं उन्हें आंटी कहती हूं। तो वो बस हैरानी से देखती है, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं। मेरी नानी की जाल सिलने, मछली निकालने, सब्जियां धोने में मदद करती हैं। बस एक बात है कि वो आग से बहुत डरती हैं। जब भी कोई बड़ी आग जलाता है तो वो अपना सिर पकड़कर रोने लगती हैं और धमाके की आवाज सुनकर कांपने लगती हैं। कबीर ये सुनकर सन्न रह गया। लड़की रुकी नहीं। हर रात वो पुराने कंबल में लिपटी झोपड़ी के बाहर बैठकर समुद्र को देखती रहती है। एक बार मैं रात में पेशाब करने के लिए उठी तो देखा कि वो एक ही गाना बार बार गा रही थी। गाना बहुत उदास था। वो धीरे धीरे गा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे रो रही हूं। मुझे याद है, क्योंकि वो हमेशा वही एक गाना गाती रहती हैं। कबीर को अचानक सांस लेना मुश्किल हो गया। कौन सा गाना? लड़की ने भौहें सी कोड़ी, याद करने की कोशिश की और फिर धीरे धीरे कुछ पंक्तियां गुनगुनाने लगी। बस वो छोटा सा हिस्सा ही कबीर के चेहरे से खून सुखाने के लिए काफी था। ये वही गाना था जो अनन्या हर रात गाती थी। वो गाना जिसका मतलब केवल वे दोनों पति पत्नी ही जानते थे। वो गाना जो अनन्या ने कहा था कि वो सिर्फ उसी के लिए गाएगी, क्योंकि ये वो गाना था जो उसने उस रात चुना था जब उन दोनों ने समुद्र के किनारे एक दूसरे को प्रपोज किया था। कबीर लड़खड़ाकर आधा कदम पीछे हटा। अनन्या की कब्र उसके ठीक सामने थी। ठंडा पत्थर का स्मारक अभी भी वहीं था। 3 साल तक वो इस कब्र के सामने घुटने टेक कर रोया, एक ऐसे व्यक्ति को कहानियां सुनाई जिसके बारे में वो मानता था कि वो जमीन के नीचे शांति से सो रही है। तो अगर उस लड़की की झोपड़ी में मौजूद महिला वास्तव में अनन्या है, तो इस कब्र के नीचे कौन है? या इससे भी बदतर, या वहां कभी कोई था ही नहीं? कबीर ने अचानक अपना सिर उठाया। उसकी लाल आंखें सामने खड़ी लड़की को ऐसे देख रही थीं जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति आखिरी तिनके को देख रहा हो। मुझे ले चलो अभी। भाग 3। पत्नी एक टूटे फूटे समुद्र तट से वापस लौटी। उसी दोपहर कबीर ने सब कुछ छोड़ दिया। सिंगापुर के साथी के साथ बैठक छोड़ दी जिसे सचिव ने 3 बार याद दिलाया था। मेज पर खुली पड़ी मोटी रिपोर्ट छोड़ दी और जेब में लगातार बज रहे फोन को भी छोड़ दिया। कब्रिस्तान में पत्ते साफ करने वाली लड़की की एक बात के बाद वो दुनिया जिसे वो 3 साल से संभालने की कोशिश कर रहा था, अचानक बुरी तरह हिल गई। अगर अनन्या जिंदा है तो पिछले 3 सालों से वो किसके लिए रो रहा था? एक असली कब्र या पत्थर से भी ज्यादा ठंडे एक झूठ के लिए? कबीर की कार धूल भरी बारिश में दौड़ पड़ी।
शहर की जानी पहचानी सड़कों को पार करते हुए और फिर समुद्र तट के किनारे की ओर बढ़ती गई। रानी आगे की सीट पर बैठी थी, ठंड और डर से सिकुड़ी हुई। शायद उस बच्ची ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी महंगी कार में कभी नहीं बैठी थी। लेकिन जो चीज उसे चमकदार इंटीरियर या नई चमड़े की गंध से ज्यादा डरा रही थी, वो थी उस आदमी का चेहरा जो गाड़ी चला रहा था। कबीर कुछ नहीं बोला। उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जमे हुए थे कि सफेद पड़ गए थे। उसकी लाल आंखें सीधे सामने देख रही थीं, जैसे वो गाड़ी भी चला रहा हो और एक ऐसे सपने में भी दौड़ रहा हो जिससे वो खुद जागने से डरता हो। कार ने बड़ी सड़क छोड़ दी और समुद्र के किनारे एक संकरे रास्ते पर चलने लगी। दोनों तरफ नीची छतें, अस्थाई चाय की दुकानें, जाल की ढेर और पुरानी लकड़ी की नावें कीचड़ में झुकी पड़ी थी। बारिश ने रास्ता और भी कीचड़ भरा बना दिया था। समुद्र से आती हवा में नमक, सड़ी हुई काई, बासी मछली और दूर खड़ी पुरानी नावों के इंजन के तेल की गंध थी। कबीर कई सालों से ऐसी किसी जगह पर नहीं गया था। उसे रोशनी से जगमगाते अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की आदत थी। सीधी कतारों में लगे कंटेनरों के बीच बजते जहाजों के हॉर्न की आदत थी। बर्फ जैसे ठंडे बैठक कक्षों और 5 सितारा होटलों के लॉबी की आदत थी, जहां लोग करोड़ों डॉलर की बातें करते थे। और ये जगह इतनी गरीब थी कि आंखें दुखती थीं। जर्जर टिन की छतें एक दूसरे से सटी हुई थीं। बिजली के तार मकड़ी के जाली की तरह उलझे हुए थे। पुरानी तिरपालों से बारिश का पानी काले कीचड़ के गड्ढों में टपक रहा था। कुछ नंगे पैर बच्चे बरामदे के नीचे बैठे उस महंगी कार को जिज्ञासा और संदेह की नजरों से देख रहे थे। रानी ने बस्ती के अंत की ओर इशारा किया। मेरी नानी की झोपड़ी वहां है साहब। कबीर ने जोर से ब्रेक लगाया। कार का दरवाजा खुल गया। वो कार के पूरी तरह रुकने से पहले ही सड़क पर लगभग कूद पड़ा। उसके महंगे चमड़े के जूते तुरंत कीचड़ में धंस गए। उसकी पतलून के निचले हिस्से में गंदा पानी लग गया, लेकिन कबीर ने ध्यान नहीं दिया। वो रानी के पीछे पीछे कुछ संकरे टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरा, एक छोटे से आंगन को पार किया जहां मछली पकड़ने के जाल सूख रहे थे, और फिर पुरानी लकड़ी और तिरपाल से बनी एक नीची झोपड़ी के सामने रुक गया। अंदर से पीली कमजोर रोशनी आ रही थी। कबीर उस झोपड़ी में ठिठक गया। एक महिला सिर झुकाए किनारे पर जाल सिल रही थी। वो एक नीची प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी। उसका शरीर इतना दुबला था कि दिल दुखता था। उसके लंबे बाल सूखे और रूखे थे और लापरवाही से पीछे बंधे हुए थे। उसके कंधे इतने पतले थे कि उसकी पुरानी ढीली ढाली शर्ट फिसलने वाली थी। धुंधली रोशनी में उसके हाथ धीरे धीरे परिचित और दर्दनाक तरीके से चल रहे थे। कबीर ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। उसके सीने में दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे बची खुची सारी समझ को फाड़ देना चाहता हो। वो महिला बहुत दुबली थी, पहले से ज्यादा सांवली, पहले से ज्यादा परेशान। अब वो चमकीले रंगों की पोशाकों में कोमल अनन्या नहीं थी, जिसके बालों से शैम्पू की खुशबू आती थी और जिसकी आंखें अपने पति को देखते ही हमेशा हंसी से भर जाती थीं। लेकिन फिर कबीर की नजर उसकी बाईं कलाई पर पड़ी। एक बहुत छोटा घुमावदार कट का निशान। वो निशान वो जानता था। शादी के पहले साल अनन्या ने उसके लिए जन्मदिन का तोहफा खुद पैक किया था और अनजाने में एक कांच का टुकड़ा लग गया था। कबीर उस समय घायल व्यक्ति से ज्यादा घबरा गया था, जबकि अनन्या बस धीरे से मुस्कुराई थी। कहा था कि ये एक छोटा सा निशान है और तुम ऐसे कर रहे हो जैसे आसमान गिर गया हो। और उसकी गर्दन के नीचे, ब्लाउज के कॉलर के नीचे एक हल्के जलने का निशान था। कबीर को लगा कि उसका दिमाग सुन्न हो रहा है। रानी उस समय उसके दिल में उठ रहे तूफान को पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी। बच्ची ने बस मासूमियत से जोर से पुकारा, आंटी! कोई आपसे मिलने आया है। झोपड़ी में मौजूद महिला थोड़ी देर के लिए रुक गई और फिर धीरे धीरे अपना सिर उठाया। बस वो एक नजर ही कबीर की दुनिया को दूसरी बार तबाह करने के लिए काफी थी। वो अनन्या थी, वही अनन्या थी। किसी कागज की जरूरत नहीं, किसी जांच की जरूरत नहीं, किसी के पुष्टि करने की जरूरत नहीं। इस दुनिया में चाहे वो महिला कितनी भी बदल जाए, चाहे वो कितनी भी दुबली, कमजोर या जिंदगी से कुचली हुई क्यों ना हो, कबीर उसे पहचान सकता था, क्योंकि उसने उसे अपनी हड्डियों तक प्यार किया था।
क्योंकि वो चेहरा कभी उसका घर था। कबीर के होंठ कांप उठे। वो एक कदम अंदर आया। उसकी आवाज फंस गई। अनन्या। सामने वाली महिला अचानक पीली पड़ गई। उसके हाथ से जाल गिर गया और वो पीछे की ओर ऐसे हटी जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देख लिया हो। उसने अपनी छाती के सामने अपनी कमीज को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं, सांसें तेज हो गईं। नहीं, पास मत आना। उस आवाज ने कबीर के पैर जमा दिए। ये अभी भी अनन्या की आवाज थी, लेकिन अब उसमें वो कोमल गर्मजोशी नहीं थी जो सालों पहले थी, बल्कि एक घायल पक्षी का डर था। वो वहीं खड़ा रह गया। वो महिला जिसे वो 3 सालों से याद कर रहा था, वो उसके ठीक सामने थी, जीवित, हाड़ मांस की, लेकिन वो उसे एक खतरे की तरह देख रही थी। कबीर को लगा कि उसका सीना इतना दर्द कर रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। ठीक उसी समय पुराने तिरपाल के पर्दे के पीछे से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसकी कमर झुकी हुई थी, बाल लगभग सफेद हो चुके थे, चेहरा थका हुआ लेकिन दयालु था। कबीर को देखते ही वो तुरंत उस महिला के सामने एक सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में खड़ी हो गई। तुम कौन हो? कबीर को बोलने में कुछ पल लगे। मैं उसका पति हूं। बूढ़ी औरत हैरान रह गई, जबकि अनन्या अभी भी कुर्सी के कोने में सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखें धुंधली और डरी हुई थीं, जैसे कि पति शब्द उसके टूटे हुए यादों तक पहुंचने में असमर्थ एक अजनबी आवाज हो। बूढ़ी औरत ने कबीर को बहुत देर तक देखा और फिर एक लंबी सांस ली। 3 साल पहले एक समुद्री तूफान की रात के बाद बस्ती के कुछ लोगों ने उसे किनारे पर बहकर आते देखा। सिर पर चोट लगी थी, शरीर बुखार से तप रहा था, पीठ जली हुई थी, हाथ पैर सब छिले हुए थे। हमें लगा कि हम उसे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन फिर वो बच गई। बस जब वो होश में आई तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो कौन है। बूढ़ी औरत का हर शब्द एक चाकू की तरह चुभ रहा था। कबीर ने अनन्या को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। 3 साल तक उसकी पत्नी ऐसी जर्जर जगह पर रही। 3 साल तक उसे किराए पर जाल सिलना पड़ा, एक नीची नम झोपड़ी में सोना पड़ा, एक बेनाम साए की तरह जीना पड़ा, जबकि वो हर दिन कब्र पर फूल चढ़ाने और रोने जाता था। बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे कहना जारी रखा। वो बहुत कम बोलती है, बहुत शांत और मेहनती है। कोई भी कुछ भी करने को कहता है तो कर देती है, लेकिन रात में अक्सर चौंक कर रोने लगती है। बड़े जहाजों के इंजन की आवाज या पटाखों की आवाज सुनकर वो अपना सिर पकड़कर कांपने लगती है। कई बार वो पूरी रात समुद्र को देखती रहती है, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन याद नहीं कर पाती। कबीर अब कुछ नहीं सुन पा रहा था। वो बस अनन्या को देख रहा था, वो पत्नी जिसे उसने कभी खजाने की तरह सहेजा था, वो कोमल महिला जो हर शाम दरवाजे पर उसका इंतजार करती थी। अब एक फटी हुई झोपड़ी में सिकुड़ी बैठी थी, उस आदमी से डर रही थी जो कभी उसकी पूरी दुनिया था। कबीर ने अपनी मुट्ठी भींच ली, उसका गला भराया। वो जानता था कि इस पल से सब कुछ बदल गया है। उसकी पत्नी उस आग में नहीं मरी थी, उसे उसकी जिंदगी से छीन लिया गया था। और जिसने भी ये किया था, उस रात कबीर अनन्या को शहर वापस नहीं लाया। उसने तुरंत पुलिस को भी नहीं बुलाया, और ना ही उसने किसी को यह जानने दिया कि जिस महिला को पूरी दुनिया ने यॉट आग में मरा मान लिया था, वो अब भी जिंदा है और एक मछुआरों की बस्ती की फटी पुरानी झोपड़ी में डर से कांप रही है। कबीर नीची छत के नीचे खड़ा था, पुरानी तिरपाल पर बारिश की टपटपाहट सुन रहा था, और उसका दिमाग एक भयानक तरीके से ठंडा होता जा रहा था। पिछले 3 सालों का दर्द अभी पत्नी के जीवित होने की खुशी में बदला भी नहीं था कि एक और विचार उसके दिल में सीधे घुस गया। अगर अनन्या जिंदा है तो उस साल की मौत क्या थी? अगर उस कब्र में लेटा हुआ व्यक्ति अनन्या नहीं है तो किसने इतनी जल्दी एक बंद ताबूत को दफना दिया, उसे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया और सब कुछ इतनी जल्दी खत्म करने पर जोर दिया? कबीर ने अपनी पत्नी को देखा जो बिस्तर के किनारे सिकुड़ी बैठी थी। अनन्या ने अपना सिर नीचे कर लिया था, दोनों हाथों से अपनी कमीज का पल्लू कसकर पकड़ा हुआ था। उसके पतले कंधे हवा के हर झोंके के साथ हल्के से कांप रहे थे। वो जिंदा थी,
लेकिन उसकी जिंदगी को फाड़ दिया गया था, कीचड़ में फेंक दिया गया था। और किसी ऐसे हाथ ने उसे उसकी जिंदगी से छीन लिया था जो इतना क्रूर था कि एक पत्नी को एक बेनाम व्यक्ति बना सके। उसी क्षण कबीर को एक बात समझ में आई, यहां कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। 3 साल पहले बहुत ज्यादा दर्द के कारण उसने अपनी भावनाओं को अपनी तर्क शक्ति पर हावी होने दिया था। लोगों ने उसे एक पूरी जांच रिपोर्ट दी जिसमें समय, आग लगने का नक्शा, तकनीकी निष्कर्ष और यह भी आश्वासन था कि यह घटना केवल पिछले हिस्से में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण हुई थी। सब कुछ साफ, सुसंगत, लगभग सही था। और यही पूर्णता अब याद करने पर इतनी संदिग्ध लग रही थी। समुद्र के बीच रात में आग, तेज हवा की स्थिति में एक व्यक्ति लापता और घटनास्थल इतना क्षतिग्रस्त। सब कुछ उलझा हुआ होना चाहिए था, टुकड़ों में होना चाहिए था, कमियां होनी चाहिए थी। लेकिन उस साल की रिपोर्ट इतनी व्यवस्थित थी जैसे उसे पहले से ही लिख लिया गया हो। कबीर को अनन्या का अंतिम संस्कार याद आया, इतनी जल्दी कि वो उस समय सदमे से उबर भी नहीं पाया था। जिसने सबसे जल्दी अंतिम संस्कार करने, सबसे जल्दी दफनाने पर जोर दिया था, जिसने उसे सलाह दी थी कि शव को ज्यादा देर तक ना रखें क्योंकि मृतक को शांति की जरूरत है। कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था, उसका सौतेला भाई। वो व्यक्ति जो इतने सालों से हमेशा एक विनम्र और आज्ञाकारी चेहरे के साथ रहा, मुंह पर हमेशा उसे बड़े भाई के रूप में परम सम्मान के साथ पुकारता था। ध्रुव कबीर के बाद घटनास्थल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। वो व्यक्ति था जिसने उसके लिए मीडिया को संभाला। वो व्यक्ति था जिसने बीमा, बंदरगाह प्राधिकरण और तकनीकी टीम के साथ काम किया। और वो भी वही व्यक्ति था जिसने कई बार उसके कंधे पर हाथ रखा और बहुत दुख भरी आवाज में कहा कि उसे मजबूत बनना होगा, उसे सच्चाई को स्वीकार करना होगा। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ इतने कस गए कि उसकी उंगलियों की पोर सफेद पड़ गए। एक ठंडी सच्चाई धीरे धीरे उसके दिमाग में आकार ले रही थी। ध्रुव अब कंपनी के घरेलू लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को संभालता है। ध्रुव के पास यॉट की यात्रा, कैमरे, रख रखाव का इतिहास, संचालन दल, बीमा रिकॉर्ड और बंदरगाह से निकलने की डेटा तक पहुंच थी। अगर कोई एक हत्या को छिपाने के लिए पर्याप्त विश्वसनीय आग की घटना का मंचन करना चाहता तो ध्रुव सबसे योग्य व्यक्ति था। इतना ही नहीं, अनन्या के अंतिम संस्कार के कुछ ही समय बाद एक प्रतिद्वंदी कंपनी जिसने पहले विलय के लिए संकेत दिए थे, अचानक कबीर से एक बिल्कुल अलग लहजे में संपर्क किया। वे अब सतर्क भागीदार नहीं थे, बल्कि ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी के गिरने का इंतजार कर रहे हों ताकि वे हिस्सा बांट सकें। उन्होंने कहा कि उसकी कंपनी में आंतरिक अस्थिरता के संकेत हैं, कि एक बचाव सौदा आवश्यक है, और उस प्रस्ताव के साथ कबीर और उस कंपनी के अध्यक्ष की बेटी रिया के बीच शादी के बारे में परोक्ष सुझाव थे। उस समय कबीर को केवल घृणा महसूस हुई थी। उसने सोचा कि यह व्यापार जगत का बेशर्म लालच है। लेकिन अब नमक की गंध वाली नम झोपड़ी में खड़े होकर और अपनी मृत मानी गई पत्नी को एक परछाई की तरह सिकुड़ा हुआ देखकर उसे लगा कि उस साल की घटनाएं अलग अलग नहीं थीं, वे एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, इतनी सटीकता से कि रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। एक आग, एक बिना शरीर की मौत, एक बहुत जल्दी में किया गया अंतिम संस्कार, एक सौतेला भाई जिसके पास घटनास्थल के सभी डेटा थे, एक प्रतिद्वंदी कंपनी जो तुरंत मदद का हाथ बढ़ाती है, एक पुनर्विवाह की गुप्त व्यवस्था। ये अब संयोग नहीं था, ये एक ऐसा जाल था जो बहुत चतुराई से, बहुत बेरहमी से बिछाया गया था और 3 साल तक सफल रहा था। कबीर ने आंखें खोली और अनन्या को एक बार फिर देखा। वो अभी भी उसे याद नहीं कर पा रही थी, अभी भी उससे एक अजनबी की तरह डर रही थी। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण ये था कि वो जिंदा थी। जिंदा होने का मतलब था कि वो रहस्य अभी पूरी तरह से दफन नहीं हुआ था, और अगर थोड़ा सा भी खुलासा हो गया तो जिन लोगों ने इसमें हाथ डाला था वे निश्चित रूप से अनन्या का मुंह बंद करने के लिए वापस आएंगे। कबीर ने तुरंत एक निर्णय लिया। उसी रात उसने ठीक 2 लोगों को फोन किया। पहला व्यक्ति एक मनोचिकित्सक था जिसने सालों पहले उसकी मां के दुर्घटना के बाद के आघात का इलाज किया था। एक ऐसा व्यक्ति जो मुंह बंद रखता था और जिसका उस अस्पताल प्रणाली से कोई लेना देना नहीं था जिसे कंपनी प्रायोजित कर रही थी।
दूसरा व्यक्ति श्री शुक्ला थे, उसके पिता के पुराने प्रबंधक, और कबीर के परिवार में एकमात्र व्यक्ति जिस पर उसे विश्वास था कि वो धोखा नहीं देगा। किसी और को पता नहीं चलने दिया गया, न सचिव, न सहायक, न कंपनी के लोग, और ना ही वे अंगरक्षक जो हर दिन उसके साथ रहते थे। अगली सुबह कबीर चुपचाप अनन्या को एक पुरानी किराए की कार में मछुआरों की बस्ती से ले गया, सभी कैमरों और बड़ी नजरों से बचते हुए। वो उसे शहर के विला में नहीं ले गया, वो जगह बहुत आसानी से उजागर हो सकती थी। जैसे ही ध्रुव को पता चलता कि कुछ असामान्य है, सब कुछ तुरंत ढह जाता। इसके बजाय कबीर अनन्या को समुद्र तट के पास अपने पिता के एक पुराने आराम घर में ले गया, जो केंद्र से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर था। वो घर देवदार के पेड़ों की कतार के पीछे गहरा स्थित था, जहां कम ही लोग आते जाते थे। कागजात कई साल पहले एक निजी कंपनी के नाम पर थे, इसलिए लगभग किसी को भी उसकी याद नहीं थी। वहां समुद्र की हवा नर्म थी, एक खाली आंगन था और एक कमरा था जो इतना शांत था कि अनन्या को दूर से आते जहाजों के इंजन की आवाज से चौंकना नहीं पड़ता था। देखभाल करने वाले लोग थे, डॉक्टर नियमित रूप से आते थे, दवा थी, गर्म भोजन था और साफ कपड़े थे। और 3 साल में पहली बार उस दुखी महिला को सोने के लिए एक सुरक्षित जगह मिली थी, जहां उसे डर से सिकुड़ना नहीं पड़ता था। कबीर बरामदे के बाहर खड़ा होकर झील पर सफेद चादर की तरह बरसती बारिश को देख रहा था। उसकी आंखों में अब पत्नी को खोने वाले पति का असहाय दर्द नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की खामोशी थी जिसने अभी अभी दुश्मन का हाथ कब्र से बाहर निकलते देखा था। वो जानता था कि अब से उसका हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा, क्योंकि वो सिर्फ अनन्या के लिए न्याय नहीं खोज रहा था, वो झूठ, महत्वाकांक्षा और ठंडे खून पर जीने वाले लोगों के एक झुंड को रोशनी में खींचने की तैयारी कर रहा था। और इस बार कबीर ने कसम खाई कि वो किसी को भी सच्चाई दफनाने नहीं देगा। झील के किनारे वाले घर में शुरुआती दिनों में अनन्या को लगभग कोई भी रात पूरी नींद नहीं आती थी। दिन में वो खिड़की के पास बहुत शांत बैठी रहती, उसकी आंखें पानी पर पड़ती देवदार के पेड़ों की परछाई को देखती रहती। ऐसा लगता जैसे वो शांत हो गई हो, लेकिन जैसे ही कोई अप्रत्याशित आवाज होती, वो सारी नाजुक खामोशी तुरंत टूट जाती। एक बार एक नौकर ने गलती से रसोई में एक कांच का ग्लास गिरा दिया। जैसे ही टूटने की तीखी आवाज आई, अनन्या ने अपना सिर पकड़ लिया और फर्श पर सिकुड़ गई। उसके होंठ सफेद पड़ गए और उसका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे उसे किसी बुरे सपने में वापस फेंक दिया गया हो। एक दिन गैस स्टोव बहुत तेज जल गया, लौ सामान्य से ज्यादा ऊंची उठी। अनन्या तुरंत चीख पड़ी, दीवार के कोने में पीछे हट गई, उसकी आंखें एक अदृश्य भय में बड़ी हो गईं। जिसे देखकर कबीर का दिल किसी के द्वारा निचोड़ा जा रहा हो, ऐसा महसूस हुआ। उसे ठीक से याद नहीं था कि वो कौन है, अपना नाम याद नहीं था, अपने पति को याद नहीं था, जिस घर में वो रहती थी उसे याद नहीं था, और ना ही उसे उस रात समुद्र तट पर बहकर आने से पहले की जिंदगी याद थी। लेकिन उसका शरीर उसके दिमाग से पहले याद कर रहा था। उसे पेट्रोल की गंध याद थी, त्वचा पर महसूस होने वाली गर्मी याद थी, एक तंग जगह में धातु के दरवाजे के धड़ाम से बंद होने की आवाज याद थी, और आधी जागृत, आधी बेहोश अवस्था में घसीटे जाने का एहसास याद था, जैसे कि यादों को एक दुष्ट हाथ ने सैकड़ों टुकड़ों में फाड़ दिया हो और अंधेरे में फेंक दिया हो। लेकिन डर अभी भी बना हुआ था, अभी भी उस महिला की हड्डियों में कहीं ना कहीं जमा हुआ था। डॉक्टर शर्मा, जिन्हें कबीर ने अनन्या के निजी इलाज के लिए बुलाया था, कुछ दिनों तक निगरानी के बाद उन्होंने बस एक वाक्य कहा जिसने कबीर को स्तब्ध कर दिया। वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से नहीं खोई है, वो बस एक बहुत बड़े आघात के अंदर फंसी हुई है। जो सबसे दर्दनाक होता है वो अक्सर गायब नहीं होता, वो बस छिपने की जगह बदल लेता है। कबीर अस्थायी बीमार कमरे के बाहर बैठा था। हर शब्द सुनकर उसे लगा कि उसका दिल डूब रहा है। उसने डॉक्टर से पूछा कि अनन्या को याद दिलाने के लिए क्या करना होगा। डॉक्टर ने कहा कि जबरदस्ती नहीं की जा सकती। इस तरह की यादें सवालों से नहीं खुलती, वे अक्सर किसी गंध, किसी आवाज या किसी छोटी चीज के साथ वापस आती हैं, जो मरीज की सबसे गहरी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। उस दिन से कबीर चुपचाप अनन्या से जुड़ी चीजें लाने लगा।
बिना शोर शराबे के, बिना जबरदस्ती के, बस थोड़ा थोड़ा करके। जैसे कोई बहुत देर से बंद कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खटखटा रहा हो। पहले दिन उसने बिस्तर के पास वाली मेज पर एक पुरानी क्रीम रंग की रुमाल रखी। रुमाल के कोने पर नीले धागे से एक छोटा ए अक्षर कढ़ाई किया हुआ था। ये वो रुमाल थी जिसे अनन्या ने शादी के पहले साल में इस्तेमाल किया था। उसने कबीर को डांटा था कि वो अपनी शर्ट पर हाथ पूंछता है। अनन्या ने रुमाल को बहुत देर तक देखा। उसकी उंगलियों ने कढ़ाई वाले धागे को बहुत धीरे से छुआ, जैसे कि उसके हाथ ने आंखों से ज्यादा कुछ परिचित पहचान लिया हो। लेकिन फिर उसने बस धीरे से भौहें सिकोड़ी और कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन कबीर ने लिविंग रूम में एक पुराना संगीत बजाया। ये धुन उनकी पहली समुद्री यात्राओं के दौरान उनकी कार में बजती थी। ये वो गाना था जिसे अनन्या खाना बनाते समय गुनगुनाती थी। ये वो आवाज थी जो घर को कितना भी ठंडा क्यों ना हो, गर्म कर देती थी। जब संगीत बजा, अनन्या जो सोफे पर घुटने मोड़े बैठी थी, अचानक रुक गई। उसकी पलकें हल्के से कांपी और एक आंसू धीरे धीरे गिरा, जबकि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वो क्यों रो रही है। तीसरे दिन वो छोटी घड़ी लेकर आया जो उसने अपनी पत्नी को शादी की सालगिरह पर दी थी। घड़ी का चेहरा महंगा नहीं था, पट्टा भी पुराना हो गया था, लेकिन पीछे एक पंक्ति में इतने छोटे अक्षर खुदे हुए थे कि बहुत पास से देखने पर ही दिखते थे, जल्दी घर आना। अनन्या ने घड़ी को बहुत देर तक अपने हाथ में रखा और फिर अनजाने में उसे अपनी छाती से लगा लिया, जैसे वो एक क्षणभंगुर धड़कन को सहेजना चाहती हो। उसने कबीर को देखा। उसकी नजर अभी भी अजनबी थी, लेकिन उसमें शुरुआती डर थोड़ा कम हो गया था। उसके बाद की रातों में कबीर अब बगल के कमरे में नहीं सोता था। उसने गलियारे के बाहर सोफे पर एक पतला कंबल बिछा लिया, जो अनन्या के कमरे से बस एक दरवाजे की दूरी पर था। उसे डर था कि वो आधी रात को जाग जाएगी और घबरा जाएगी और उसके पास कोई नहीं होगा। कुछ बार ऐसा ही हुआ। आधी रात को उसने कमरे के अंदर से बहुत धीमी सिसकियों की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अनन्या बिस्तर पर सिकुड़ी बैठी है, आंखें कसकर बंद है और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे हैं। वो रोते रोते एक नाम फुसफुसा रही थी, इतना धीरे कि केवल सुनने वाले का दिल ही उसे पहचान सकता था। कबीर ने 3 साल बाद अपनी पत्नी के होठों से अपना नाम पहली बार सुना। कबीर के पैर लगभग जवाब दे गए। उसने जोर से पुकारने की हिम्मत नहीं की और न ही उसे बहुत जल्दी छूने की हिम्मत की। बस बिस्तर के पास घुटने टेक कर बैठ गया। उसकी आवाज हवा की तरह धीमी थी, मैं यहीं हूं। लेकिन अगली सुबह जब वो जागी, अनन्या ने उसे फिर से धुंधली नजरों से देखा। कल रात मैंने आपको परेशान तो नहीं किया? कबीर ने अपनी लाल आंखें छिपाते हुए मुंह फेर लिया और बस सिर हिला दिया। नहीं, तुम बस ठीक से सो नहीं पाई। कुछ चमत्कार बिजली की तरह नहीं आते। वे रात के बीच में एक धीमी पुकार से आते हैं, जो एक आदमी को निराशा से बचाने के लिए काफी है, और फिर सूरज उगते ही बेरहमी से गायब हो जाते हैं। असली मोड़ दूसरे सप्ताह के अंत में आया। उस दिन कबीर कमरे में एक पुराना फोटो एल्बम लेकर आया। वो अनन्या को सब कुछ दिखाने का इरादा नहीं रखता था, बस ये देखना चाहता था कि वो पुरानी यादों पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। लेकिन जैसे ही यॉट की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आई, अनन्या अचानक सन्न रह गई। वो तस्वीर एक गर्मी की शाम को ली गई थी। कबीर पीछे खड़ा था और अपनी पत्नी को गले लगाए हुए था, जबकि अनन्या कैमरे की ओर मुस्कुरा रही थी। उनके पीछे चमकता हुआ डेक, नीला समुद्र और तेज हवा थी। एक तस्वीर जो कभी बहुत सुंदर थी, लेकिन बस 1 सेकंड देखने के बाद ही अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसने फोटो फ्रेम को कालीन पर गिरा दिया, दोनों हाथों से अपना सिर कसकर पकड़ लिया। होंठ पूरी तरह कांपने लगे। कबीर जैसे ही उसकी ओर बढ़ने वाला था, अनन्या ने टूटे फूटे वाक्यों में बोलना शुरू कर दिया, जैसे कोई उसके दिमाग से खून बहती यादों के टुकड़ों को निचोड़ रहा हो। शराब में अजीब गंध थी। कबीर सन्न रह गया। अनन्या की सांसें तेज हो गई।
उसकी आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन वो उसे नहीं देख रही थी, बल्कि किसी और अंधेरे में देख रही थी। इंजन रूम गर्म था, धुआं, किसी ने मुझे खींचा। फिर अचानक वो चीख पड़ी, उसका पूरा शरीर सिकुड़ गया। नहीं, धक्का मत दो, मैं अभी मरी नहीं हूं, मत करो। वो आखिरी वाक्य एक चाकू की तरह कबीर के दिल में चुभ गया। उसने अनन्या के कंधे पकड़ लिए, जोर से नहीं, बस डर से उसका नाम पुकारा, जबकि उसके दिमाग में सभी आखिरी टुकड़े जुड़ गए थे। अनन्या आग में नहीं मरी थी, उसे पहले नशा दिया गया था, आग लगने से पहले मुख्य केबिन से हटा दिया गया था, किसी और जगह ले जाया गया था और फिर रात में समुद्र में फेंक दिया गया था, जैसे कोई चीज जिसे ठिकाने लगाना हो। किसी ने सोचा था कि रात की लहरें एक ऐसी महिला को निगल लेंगी जो अब विरोध करने में सक्षम नहीं थी। किसी ने बहुत सावधानी से गणना की थी कि समुद्र में गायब हुई एक लाश एक गोली से ज्यादा साफ होगी, एक चाकू के घाव से ज्यादा खामोश होगी और जमीन पर किसी भी तरह की हत्या से ज्यादा आसानी से छिपाई जा सकेगी। अनन्या की घबराहट के दौरे के बाद कबीर बहुत देर तक स्थिर बैठा रहा। उसका हाथ अभी भी अपनी पत्नी की पीठ पर था, इतना हल्का जैसे डर हो कि थोड़ा और जोर से छूने पर वो महिला जो अभी अभी गहरी खाई से लौटी थी फिर से टूट जाएगी। खिड़की के बाहर झील की हवा देवदार के पेड़ों से गुजर रही थी, जैसी समुद्र की आहट हो। और कबीर की आंखों में जो अभी अभी भड़का था वो अब दर्द नहीं बल्कि आग थी, सबसे ठंडी आग। एक ऐसे पति की आग जिसने आखिरकार उस हाथ को देख लिया था जिसने उसकी पत्नी को नरक में धकेला था। भाग आगे। जिस रात अनन्या को अपनी यादों के पहले टुकड़े याद आए, कबीर ने अब और इंतजार नहीं किया। वो जानता था कि वो दो रास्तों के सामने खड़ा है। एक था तुरंत पुलिस को सूचित करना, पूरी सच्चाई को रोशनी में लाना और इस बात पर दांव लगाना कि कानून उनके द्वारा सबूत मिटाने से पहले सभी निशान बचा लेगा। दूसरा था कुछ समय के लिए चुप रहना, सारी दर्द को अंदर निगल जाना, एक ऐसे समर्पित पति की भूमिका निभाना जो आखिरकार भाग्य के आगे झुक गया है, ताकि भेड़िए ये सोचें कि शिकार नरम पड़ गया है और खुद ही अपनी मान से बाहर निकल आए। कबीर ने दूसरा रास्ता चुना, इसलिए नहीं कि वो कायर था, बल्कि इसलिए कि वो उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझता था जिनका वो सामना करने वाला था। उनके पास न केवल पैसा था बल्कि संबंध भी थे, तैयारी के लिए समय था और हर चीज को अपनी मर्जी से मोड़ने की आदत भी थी। जैसे ही अनन्या की जीवित होने की खबर लीक होती, कैमरे गायब हो जाते, किराए के कर्मचारी गायब हो जाते, रिकॉर्ड जल जाते और इस मामले में शामिल लोग एक साथ पीड़ित की भूमिका निभाने लगते। उस समय अनन्या एक टूटी फूटी यादों वाली महिला बन जाती और उसे एक ऐसे पागल पति के रूप में पेश किया जाता जो अपनी पत्नी की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कबीर ने ऐसा होने की इजाजत नहीं दी। कुछ दिनों बाद मीडिया ने कबीर को फिर से सार्वजनिक रूप से देखना शुरू कर दिया। अब वो उदास आदमी नहीं था जो बस कार से कंपनी में आता और एक परछाई की तरह गायब हो जाता। उसने एक छोटा साक्षात्कार दिया, 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए और एक व्यावसायी पार्टी में एक सलीके के सूट और पहले से ज्यादा शांत चेहरे के साथ दिखाई दिया। जो कोई भी देखता उसे लगता कि आखिरकार वो अतीत के साए से बाहर निकल आया है। अखबारों ने तुरंत लिखा कि अध्यक्ष कबीर धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संतुलित कर रहे हैं, कि समय ने उन्हें नुकसान को स्वीकार करने में मदद की है, कि 3 साल तक यादों के साथ वफादार रहने के बाद शायद उस शक्तिशाली आदमी को भी समझ आ गया है कि वो हमेशा एक कब्र के साथ नहीं जी सकता। कबीर ने उन पंक्तियों को पढ़ा और उसके होंठ बस ठंडेपन से मुड़े। वो जानता था कि जितना ज्यादा वो दुनिया को ये विश्वास दिलाएगा कि उसने हार मान ली है, उतना ही आसान होगा उन लोगों का असली चेहरा सामने लाना जो खुद को विजेता समझ रहे थे। और ठीक उसी समय उसने वो किया जिसने पूरे व्यापार जगत में हलचल मचा दी। वो रिया से सगाई करने के लिए तैयार हो गया। ये खबर एक बम की तरह फटी। निदेशक मंडल ने राहत की सांस ली। निवेशकों ने चर्चा की,
बड़े शेयरधारकों ने इसे इस बात का सबसे स्पष्ट संकेत माना कि कबीर दूसरी कंपनी के साथ रणनीतिक सहयोग के लिए दरवाजे खोलने को तैयार है। लोगों ने कहा कि यह शादी सिर्फ एक प्रेम संबंध नहीं है, बल्कि एक ऐसा गठजोड़ है जो देश में लॉजिस्टिक्स उद्योग के पूरे परिदृश्य को बदल सकता है। केवल कबीर जानता था कि शुरू से अंत तक यह सिर्फ एक मंच था, एक जाल जो नकली सगाई की अंगूठी, शराब, सामाजिक मुस्कुराहट और विनम्र हाथ मिलाने से बनाया गया था। ध्रुव सबसे ज्यादा खुश था। हालांकि उसने बाहर से शांत रहने की कोशिश की, कबीर अभी भी उसकी आंखों में लालच की वो चमक देख सकता था जिसे वो लगभग छिपा नहीं पा रहा था। ध्रुव ने बैठकों में अधिक सक्रिय होना शुरू कर दिया, विलय की तैयारी वाले हुशर में अधिक गहराई से हस्तक्षेप किया और यहां तक कि लगातार कबीर को याद दिलाया कि ये कर्मचारियों को स्थिर करने, शादी के बाद जोखिम से बचने के लिए परिवार के सदस्यों को अधिक अधिकार देने का समय है। ये सुनकर कबीर ने बस बहुत धीरे से सिर हिलाया। ध्रुव के मुंह से निकला हर वाक्य उसकी आंखों में एक कबूलनामे की तरह धीरे धीरे आकार ले रहा था। रिया की तरफ भी कम नहीं था। उसके पिता ने हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। सहयोग के संचालन, फ्रेमवर्क अनुबंध, लाभ साझा करने की योजना, नए मानव संसाधन संरचना का मसौदा, सब कुछ इतनी तेजी से भेजा गया जैसे उन्हें डर हो कि अगर एक दिन और देर हुई तो कबीर अपना मन बदल लेगा। और रिया ने उसके बगल में एक पर्याप्त शालीन मुद्रा के साथ दिखना शुरू कर दिया। हर बार जब वो मुस्कुराती, कबीर को केवल घृणा महसूस होती, क्योंकि उस झील के किनारे वाले घर में उसकी असली पत्नी अभी भी एक छोटी सी आवाज पर रात में चौंक जाती थी। जबकि पूरी दुनिया सगाई के नाटक में उलझी हुई थी, कबीर चुपचाप सच्चाई के हर धागे को खींच रहा था। श्री शुक्ला, उसके पिता के पुराने वफादार, ने सीधे एक गुप्त जांच टीम का नेतृत्व किया, जिसमें कंपनी के किसी भी व्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया था। कोई ईमेल नहीं छोड़ा गया, कोई परिचित नंबर से फोन नहीं किया गया। सभी संपर्क घुमावदार, साफ और एक सर्जिकल चाकू की तरह सतर्क थे। आग की रात के हर डेटा की फिर से जांच की गई। बंदरगाह के कैमरे, नाविकों की सूची, ईंधन के बिल, रखरखाव की डायरी, संशोधित जीपीएस ट्रैकिंग फाइलों की एक प्रति। हर चीज जो निर्जीव लग रही थी, जब एक साथ जोड़ी गई तो खून की गंध आने लगी। पहली सफलता मध्य भारत में किराए पर काम कर रहे एक पुराने मैकेनिक से मिली। पहले तो उसने इनकार किया कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब उसे अनन्या की जीवित तस्वीर दिखाई गई और कबीर का एक ही वाक्य सुनाया गया कि मैं बस ये जानना चाहता हूं कि किसने मेरी पत्नी को इस हाल में पहुंचाया, वो रो पड़ा। उसने स्वीकार किया कि आग लगने से एक दिन पहले उसे यॉट पर आग की चेतावनी प्रणाली और एक कैमरा एंगल में हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया गया था। पैसा एक बिचौलिए के माध्यम से भेजा गया था और आदेश ध्रुव के एक वफादार सहायक के माध्यम से आया था। उसने सोचा कि ये सिर्फ अनधिकृत माल की ढुलाई को छिपाने के लिए है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक हत्या में शामिल हो जाएगा। दूसरा गवाह उस रात जहाज पर काम करने वाली एक वेट्रेस थी। उसे बहुत स्पष्ट रूप से याद था कि अनन्या अचानक ध्रुव के निजी सचिव द्वारा लाई गई शराब का गिलास पीने के बाद लड़खड़ा गई थी, ये कहकर कि ये कबीर द्वारा तैयार किया गया एक विशेष पेय है। उस समय किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन केवल 10 मिनट बाद अनन्या पार्टी के डेक से गायब हो गई और फिर पिछले हिस्से में आग लग गई। आखिरी टुकड़ा जिसने कबीर की रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी, वो बंदरगाह के सहायक सर्वर में छोड़े गए एक बैकअप डेटा से आया। डेटा छोटा था, छवि हवा के कारण हिल रही थी, लेकिन एक विवरण स्पष्ट रूप से देखने के लिए पर्याप्त था। आग लगने के बाद जब सभी लोग घबराकर मुख्य डेक की ओर भागे, एक छोटी नाव जहाज के दाहिने हिस्से से अलग हो गई। नाव पर गहरे रंग के कपड़े पहने 2 आदमी थे। उनके बीच एक तिरपाल में लिपटा एक निश्चेष्ट शरीर था। कबीर ने उस क्लिप को 10वीं बार देखा, फिर उसने स्क्रीन बंद कर दी। अब कोई संदेह नहीं था, अनन्या आग में नहीं मरी थी, उसे नशा दिया गया था। भीड़ से दूर ले जाया गया था, एक ऐसे सामान की तरह ले जाया गया था जिसे ठिकाने लगाना था, और फिर रात में समुद्र में फेंक दिया गया था।
ताकि सारे निशान मिटा दिए जाएं। और पिछले 3 सालों से ऐसा करने वाले लोग शानदार कपड़े पहने हुए थे, ठंडे कमरों में बैठे थे, शराब के गिलास उठा रहे थे, अनुबंध पर हस्ताक्षर कर रहे थे और उसकी पत्नी की झूठी मौत पर हंस रहे थे। कबीर बहुत देर तक अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा। कांच की खिड़की के बाहर शहर रोशनी से जगमगा रहा था और इतना व्यस्त था जैसे उसके पीछे कुछ भी घिनौना मौजूद न हो। उसने धीरे धीरे एक गिलास शराब डाली, लेकिन पी नहीं। बस गिलास में गहरे लाल तरल को देखकर अनन्या के पीले चेहरे को याद किया जब वो बिस्तर पर कांप रही थी। उसी उसकी फुसफुसाहट याद आई, मुझे धक्का मत दो। उसी 3 साल याद आए, वो एक फटी हुई झोपड़ी में एक परछाई की तरह जी रही थी। कबीर के होंठ बहुत हल्की से मुड़े। अब ये एक दुखी आदमी की मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की मुस्कान थी जिसने सच्चाई की हड्डियों को देखने के लिए पर्याप्त गहरी खुदाई की थी। अब वो बस सही समय, सही मंच और पर्दे को एक बार खींचने का इंतजार कर रहा था, ताकि उस सारी सच्चाई को उन लोगों के मुंह पर फेंक सके जो उसकी पत्नी की झूठी कब्र पर बहुत शांति से जी रहे थे। भाग सगाई की रात एक होटल की सबसे ऊपरी मंजिल पर आयोजित की गई थी, जहां से खाड़ी का सीधा नजारा दिखता था। बड़ी कांच की खिड़कियों से दूर का काला पानी शहर की रोशनी को एक विशाल दर्पण की तरह प्रतिबिंबित कर रहा था। अंदर पूरा हॉल चकाचौंध और शानदार था। क्रिस्टल के झूमर ठंडी रोशनी डाल रहे थे। सफेद और शैंपेन के रंग के फूल रास्ते में सजाए गए थे। वायलिन का मधुर संगीत सामाजिक हंसी के बीच से गुजर रहा था। शराब के गिलासों के टकराने की खनक और झूठे लगने वाले बधाई के शब्द। वित्तीय जगत के लोग मौजूद थे, बड़े शेयरधारक मौजूद थे, मीडिया मौजूद था। वे सभी चेहरे जो कबीर की शिपिंग कंपनी के हर उतार चढ़ाव पर नजर रखते थे, आज रात मौजूद थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये सिर्फ एक सगाई समारोह नहीं है, ये पैसे, सत्ता और महत्वाकांक्षा के गठबंधन की घोषणा है। मंच पर बड़ी एलईडी स्क्रीन पर पहले से तैयार की गई छवियां चल रही थीं। रात का समुद्र, बड़े जहाज, पीली रोशनी और कबीर और रिया की सगाई की बधाई का संदेश। सब कुछ इतना सही था कि लोगों को विश्वास हो गया कि एक नया अध्याय वास्तव में शुरू हो रहा है। ध्रुव बहुत जल्दी आ गया था। उसने एक शानदार काले रंग का सूट पहना हुआ था, बाल सलीके से संवारे हुए थे और उसके चेहरे पर एक ऐसी विनम्र मुस्कान थी जो एक समर्पित छोटे भाई की तरह लग रही थी, जो हमेशा अपने भाई की खुशी के लिए चिंतित रहता है। वो एक मेज से दूसरी मेज पर जा रहा था, हाथ मिला रहा था, विनम्र और चतुराई भरे शब्द कह रहा था, जैसे कि आज रात वो वास्तव में खुश हो कि कबीर आखिरकार पुराने दर्द से बाहर निकल आया है। उस चेहरे को देखकर कोई नहीं सोच सकता था कि उसी हाथ ने एक महिला को रात में समुद्र में धकेल दिया था। रिया एक महंगी परी कथा की दुल्हन की तरह शानदार लग रही थी। उसकी शाम की पोशाक शरीर से चिपकी हुई थी, गर्दन में हीरे थे, बाल ऊंचे जूड़े में बंधे थे, होंठ लाल थे और आंखों में उस व्यक्ति का आत्मविश्वास था जो मानता था कि कुछ ही घंटों में वो आधिकारिक तौर पर कबीर के शिपिंग साम्राज्य में एक कदम रख देगी। वो अपने पिता के बगल में चल रही थी, विनम्रता से बधाई स्वीकार कर रही थी और कभी-कभी बेचैनी और उत्सुकता के साथ मुख्य दरवाजे की ओर देख रही थी। और कबीर कुछ मिनट देर से आया। उसने एक गहरे भूरे रंग का सूट पहना हुआ था, काली टाई, और उसका चेहरा डरावनी हद तक शांत था। कोई नहीं देख सकता था कि उस शांति के पीछे क्या था। बस एक बात थी कि हॉल में प्रवेश करने से लेकर मंच पर खड़े होने तक उसने रिया को एक बार से ज्यादा नहीं देखा। उद्घोषक ने परिचित अलंकृत शब्दों के साथ शुरुआत की। शुभ संयोग, 2 बड़े परिवारों का सुंदर मिलन और एक प्रतिभाशाली और सुंदर जोड़े का उज्जवल भविष्य। कबीर ने सुना और उसके होंठ थोड़े मुड़े, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं। ध्रुव मंच के नीचे खड़ा था, उसकी आंखें धीरे धीरे चमक रही थी। रिया के पिता ने हाथ बांध रखे थे। एक ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर संतोष था जिसने पहले ही एक मोटे अनुबंध को देख लिया था। और नीचे की भीड़ अभी तक नहीं जानती थी कि आज रात वो एक सगाई देखने नहीं आए हैं, वो रोशनी के बीच एक सजा सुनाए जाते देखने आए हैं। ठीक जब एमसी ने कबीर को बोलने के लिए आमंत्रित किया तो वो आगे बढ़ा। नीचे
सैकड़ों आंखें उस पर टिकी थीं। कैमरे घूम रहे थे और मंच की रोशनी सीधे उस पत्थर जैसे ठंडे चेहरे पर पड़ रही थी। कबीर ने माइक्रोफोन पकड़ा, कुछ सेकंड चुप रहा और फिर बोला। उसकी आवाज गहरी, स्पष्ट और बिना किसी भावना के थी। आज रात यहां आने के लिए आप सभी का धन्यवाद, लेकिन मुझे खेद है कि आज रात जश्न मनाने के लिए नहीं है। पूरे हॉल में थोड़ी हलचल हुई। पास खड़ा एमसी सन्न रह गया। रिया ने भौहें सिकोड़ी। ध्रुव एक पल के लिए रुका, लेकिन बहुत जल्दी अपनी शांति वापस पा ली। उसी क्षण मंच के पीछे की एलईडी स्क्रीन अचानक बंद हो गई। संगीत रुक गया और एक भारी खामोशी पूरे हॉल में छा गई। फिर छवि दिखाई दी। अब वो रोमांटिक रात का समुद्र या सगाई करने वाले जोड़े की तस्वीर नहीं थी, बल्कि उस पुरानी यॉट की यात्रा का डेटा था। बदली हुई समय सीमा, हवा में कांपता हुआ कैमरा एंगल और आग लगने के दौरान जहाज के किनारे से अलग होती एक छोटी नाव की छवि। मेहमान फुसफुसाने लगे। कुर्सियों के खिसकने की आवाज और कैमरों के लगातार क्लिक करने की आवाज। इसके बाद मैकेनिक के बयान की ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। उसकी आवाज कांपती और टूटी हुई थी, लेकिन हर शब्द एक हथौड़े की तरह था। मुझे आग की चेतावनी प्रणाली को समायोजित करने के लिए काम पर रखा गया था। किसी ने कहा कि यह सिर्फ अनधिकृत माल की ढुलाई को छिपाने के लिए है। मुझे नहीं पता था कि वे किसी को मारने की योजना बना रहे हैं। फिर वेट्रेस का बयान आया। मुझे याद है कि मिस अनन्या ने ध्रुव के सचिव द्वारा लाई गई शराब पी थी। उसके बाद वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। और 10 मिनट से भी कम समय में वो गायब हो गई। हॉल में हवा जम गई। ध्रुव पहले क्लिप से ही पीला पड़ गया था, लेकिन उसने फिर भी एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की, स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए। उसकी आवाज घबराहट में लगभग निकल गई। एडिटिंग है, ये सब एडिटिंग है। भाई, आपको किसी ने धोखा दिया है। ये मानहानि है। कबीर ने उसकी ओर तुरंत नहीं देखा। वो बस उस ठंडी सफेद रोशनी के नीचे खड़ा रहा, जैसे कोई न्यायाधीश दोषी को अपने लिए और गहरा गड्ढा खोदने का इंतजार कर रहा हो। जब नीचे का शोर अपने चरम पर पहुंच गया, तो कबीर ने धीरे धीरे माइक्रोफोन फिर से उठाया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि पूरे हॉल को सांस रोकनी पड़ी। जिस मृत व्यक्ति को तुम लोगों ने 3 साल पहले दफनाया था, वो कभी जमीन के नीचे शांत नहीं रहा। एक वाक्य जैसे एक चाकू ने कब्र को चीर दिया हो। फिर पीछे का हॉल का दरवाजा खुला। बिना किसी के कहे सबने एक साथ अपना सिर घुमाया। अंधेरे गलियारे से एक महिला अंदर आई। अब वो मछुआरों की बस्ती की पुरानी झोपड़ी में कांपती हुई जाल सिलने वाली महिला नहीं थी। अब उसके बाल समुद्र के पानी से चिपके हुए नहीं थे। अब उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी, और ना ही वो एक ऐसी परछाई थी जिसे जिंदगी ने कुचल दिया हो। अनन्या एक साधारण गहरे रंग की पोशाक में अंदर आई। उसका शरीर अभी भी दुबला था। चेहरे पर अभी भी 3 साल के नरक के निशान थे, लेकिन उसकी पीठ सीधी थी, कंधे सीधे थे, और उसकी आंखें इतनी ठंडी और तीखी थीं कि पूरा कमरा जैसे जम गया हो। उसकी पीठ के पीछे जलने का निशान पूरी तरह से ढका नहीं था, जैसे एक जीवित गवाही, जैसे उन लोगों के मुंह पर एक सीधा तमाचा जिन्होंने कभी सोचा था कि उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया है। ध्रुव ठीक एक कदम पीछे हटा, बस एक कदम, लेकिन ये सभी को उसकी आंखों में पूरी घबराहट दिखाने के लिए काफी था। रिया ने अपने हाथ से शराब का ग्लास गिरा दिया। ग्लास उसके पैरों के नीचे टूट गया और लाल शराब उसकी क्रीम रंग की सफेद पोशाक के निचले हिस्से पर ऐसे फैल गई जैसे किसी शादी के कपड़े पर खून। उसके होठ कांप उठे, चेहरे से खून गायब हो गया। अब कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। कोई जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और कबीर अभी भी मंच पर शांत खड़ा था। उसकी आंखें अपनी पत्नी के हर कदम का पीछा कर रही थीं। 3 साल पहले उसने असहाय होकर अनन्या को आग के समंदर में गायब होते देखा था। 3 साल बाद उसी तरह की रोशनी और झूठे चेहरों से भरे कमरे में उसने उसे वापस आते देखा, एक भूत की तरह नहीं, बल्कि नरक से निकले एक चमत्कार की तरह। और आज रात जो लोग कभी खुद को विजेता मानते थे, उन्हें एक बात समझनी होगी। जिस क्षण अनन्या हॉल के बीच में आई, पूरी दुनिया जैसे थम सी गई।
लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ध्रुव और रिया का उस ठंडी सफेद रोशनी में सामना करते ही अनन्या के दिमाग में आखिरी बची याददाश्त भी 3 साल से बंद दरवाजे की तरह खुल जाएगी। वो सैकड़ों आंखों के बीच खड़ी थी, उसके होंठ पीले पड़ गए थे, दोनों हाथ कांप रहे थे, और फिर उसकी नजर ध्रुव पर टिक गई। बस एक नजर और अनन्या का पूरा शरीर अचानक अकड़ गया। उस रात की छवियां एक टूटे हुए बांध की तरह तेजी से वापस आ गईं। उसे अजीब तीखी शराब की गंध याद आई, उसे चक्कर आने, हाथ पैर ढीले पड़ने का एहसास याद आया। उसे यॉट के संकरे गलियारे से धकेले जाने की याद आई। धातु के फर्श पर उसके जूतों की आवाज हड्डियों तक ठंडी लग रही थी। उसे ध्रुव का हाथ याद आया जो उसकी बाह को कसकर पकड़े हुए था, इतना कसकर कि दर्द हो रहा था, और उसकी धीमी आवाज उसके कान में गूंज रही थी, मुझे दोष मत देना। अगर दोष देना है तो इस बात को देना कि तुम गलत जगह पर हो। अनन्या लड़खड़ाकर आधा कदम पीछे हटी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन इतनी कि पूरा हॉल कांप गया। तुम ही थे, तुम ही मुझे नीचे के डेक पर ले गए थे। ध्रुव सन्न रह गया। अनन्या रिया की ओर मुड़ी। वो महिला जो कुछ देर पहले एक शानदार पोशाक में गर्व से खड़ी थी, अब कागज की तरह सफेद थी। उसके होंठ कांप उठे, लेकिन अनन्या ने उसे बचने का कोई मौका नहीं दिया। तुम केबिन के दरवाजे पर खड़ी थी, मुझे याद आ गया। तुम वहां खड़ी होकर मुझे तड़पते हुए देख रही थी। मैंने तुम्हारी पोशाक पकड़ी थी, मैंने मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन तुमने मेरा हाथ छुड़ा दिया। रिया ने पागलों की तरह सिर हिलाया। नहीं नहीं। तुम्हें गलत याद है। अनन्या हंसी, एक बहुत हल्की लेकिन ठंडी और दर्दनाक हंसी। अगर तुमने उस दिन मुझे बचाया होता तो शायद पिछले 3 साल मुझे कीचड़ के किनारे एक परछाई की तरह नहीं जीना पड़ता। हॉल में अफरा तफरी मच गई। लोगों की फुसफुसाहट, कैमरों की लगातार चमकने की आवाज और चमकदार पत्थर के फर्श पर कुर्सियों की जोर से खींचने की आवाज। ठीक उसी समय हॉल का मुख्य दरवाजा एक बार फिर खुला। दर्जनों आर्थिक अपराध और आपराधिक पुलिस अधिकारी अंदर आए। उनके कदम दृढ़ थे, चेहरे ठंडे थे। सब कुछ कबीर ने पहले से ही तैयार कर रखा था। उसने ये मंच सिर्फ पर्दाफाश करने के लिए नहीं बनाया था, उसने इसे एक ही रात में सब कुछ खत्म करने के लिए बनाया था। अभियोग का आदेश वहीं पर घोषित किया गया। बीमा धोखाधड़ी, जानबूझकर सबूत छिपाना, हत्या की साजिश, कॉर्पोरेट हेरफेर, डेटा से छेड़छाड़, रिकॉर्ड में हेराफेरी और शेयर धारकों के अधिकारों का गबन। हर एक आरोप उस शानदार हॉल में एक हथौड़े की तरह गूंज रहा था, जो उन लोगों के ताबूत पर बज रहा था जो कभी खुद को विजेता मानते थे। ध्रुव को 2 पुलिसकर्मियों ने कसकर पकड़ लिया। जिंदगी में पहली बार उसके चेहरे पर वो विनम्र झूठा भाव नहीं था, वो विकृत, क्रूर और निराशा से भरा था। वो पागलों की तरह चिल्लाया, मैं सिर्फ वो वापस ले रहा था जो मेरा होना चाहिए था। उस कंपनी में मेरा भी हिस्सा था, सब कुछ उसका ही क्यों है, क्यों? कबीर मंच पर खड़ा होकर अपने सौतेले भाई को स्टील से भी ज्यादा ठंडी नजरों से देख रहा था। नहीं, तुम जो लेना चाहते थे वो न्याय नहीं बल्कि लालच था। ध्रुव और भी कुछ बुरा भला कहने वाला था, लेकिन सैकड़ों कैमरों के सामने उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। हर एक रोशनी उसके आखिरी बचे हुए सम्मान को काटने वाले चाकू की तरह थी। रिया पार्टी की मेज के पास ही घुटनों के बल गिर गई। उसकी शानदार पोशाक फर्श पर एक फीके रंग के पोखर की तरह फैल गई। वो अपना चेहरा ढककर कांप रही थी। अब उसमें एक भावी दुल्हन का गर्व नहीं बचा था। उसके पिता ने आगे बढ़कर समझाने की कोशिश की, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की, लेकिन काले धन के लेन देन के रिकॉर्ड, गुप्त ईमेल और दोनों कंपनियों के बीच पैसों की लेन देन की धाराएं उसे भी उसी जाल में खींचने के लिए काफी थीं। एक ही रात में जिस सत्ता के गठबंधन को वे हासिल करने वाले थे, वो राख की ढेर में बदल गया। ये मामला अगली सुबह मीडिया में एक बड़े धमाके के रूप में सामने आया। खबरें हर अखबार में छाई हुई थीं। वित्तीय, कानूनी और मनोरंजन समाचारों में कबीर और अनन्या का नाम बार बार आ रहा था। पुरानी यॉट आग की घटना और सगाई समारोह में हुए चौंकाने वाले पर्दाफाश। लोग हर तस्वीर, हर वाक्य और हर उस कैमरे के एंगल को खोज रहे थे जिसमें अनन्या के मृतकों में से वापस आने का क्षण कैद हो। लेकिन इस बार
कबीर ने अपनी पत्नी को तूफान के बीच में नहीं छोड़ा। उसने सभी साक्षात्कारों से इनकार कर दिया, सभी कानूनी बयानों को रद्द कर दिया और मीडिया के साथ काम करने का सारा काम वकीलों और संचार विभाग को सौंप दिया। और खुद वो अनन्या को समुद्र तट के किनारे वाले घर में वापस ले गया, भागने के लिए नहीं बल्कि ठीक होने के लिए। उसके बाद के दिनों में जिंदगी धीमी होने लगी, इतनी धीमी कि बहुत लंबे समय के बाद इसमें शामिल लोगों को वास्तव में सांस लेने का मौका मिला। रानी और उसकी नानी को मछुआरों की बस्ती से ले आया गया। उस बच्ची को अब कब्रिस्तान में पत्ते साफ करने या कीचड़ में चलकर लोगों की जाल खींचने में मदद करने की जरूरत नहीं थी। कबीर ने रानी का स्कूल में दाखिला करवा दिया। उसे एक नया बस्ता खरीदा, कुछ नई यूनिफॉर्म जिनकी खुशबू इतनी ताजी थी कि बच्ची ने उन्हें कसकर पकड़ लिया और रोने लगी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उसकी है। उसकी नानी को बगीचे के पीछे एक छोटा सा घर मिला जिसमें एक खिड़की थी जो झील की ओर खुलती थी, और एक छोटी सी किराने की दुकान थी ताकि वो अपनी मेहनत से जी सके, उसे किसी पर बोझ महसूस ना हो। अनन्या बहुत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कुछ दिन वो बरामदे में घंटों चुपचाप बैठी रहती, धूप में चमकती झील की लहरों को देखती और कुछ नहीं कहती। कुछ रातें गांव की शादी से आई एक पटाखे की आवाज भी उसे जगाने के लिए काफी होती। उसका दिल जोर जोर से धड़कता और ठंडे पसीने से उसकी पीठ भीग जाती। अभी भी कभी कभी वो धुएं की गंध से चौंक जाती। अभी भी कभी कभी वो सुबह उठती तो उसकी आंखें लाल होती, क्योंकि उसने सपना देखा होता कि वो फिर से समुद्र में गिर रही है। लेकिन 3 साल पहले के विपरीत अब हर बार जब वो बुरे सपने के बाद आंखें खोलती तो उसे अंधेरा नहीं, फटी हुई तिरपाल नहीं और रात की ठंडी लहरों की आवाज नहीं, बल्कि कबीर दिखाई देता था। कभी कभी वो बिस्तर के किनारे बैठा होता, उसका हाथ अभी भी उसके हाथ में होता। कभी कभी वो उसकी तेज सांसों की आवाज सुनते ही दौड़ कर आता, उसे अपनी बाहों में भर लेता। ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस बहुत धीरे धीरे दोहराता, अब सब ठीक है, तुम घर आ गई हो। और हर बार जब वो ये सुनती, अनन्या रोती, ऐसे रोती जैसे वो अपनी जिंदगी से फेंके गए 3 सालों को बाहर निकालना चाहती हो। सब कुछ एक हवादार सुबह को समाप्त हुआ। आसमान हल्का नीला था, दूर का समुद्र सुबह की धूप में चमक रहा था। कबीर अब कब्रिस्तान में सफेद फूल लेकर नहीं जाता था। वो जगह अब केवल एक ऐसे झूठ का स्मारक थी जिसका पर्दाफाश हो चुका था। इसके बजाय वो अनन्या और रानी को समुद्र के किनारे ले गया। रानी आगे दौड़ रही थी, हंस रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। अनन्या अपने पति के बगल में खड़ी थी, पहले से दुबली, पहले से शांत, लेकिन उसकी आंखों में अब वार्मथ वापस आ गई थी। कबीर ने अपनी जिंदगी की 2 महिलाओं को विशाल समुद्र के सामने देखा। एक को उसने नरक से वापस जीता था और दूसरी को भाग्य ने सबसे अंधेरे दिनों के बाद आखिरी कृपा के रूप में भेजा था। उस समय उसे समझ आया कि कुछ लोग गहरी खाई से इसलिए वापस नहीं आते कि वे वैसे ही जिएं जैसे पहले जीते थे, बल्कि एक नया घर शुरू करने के लिए। एक ऐसा घर जो आग, आंसू और प्रतिशोध से गुजरा हो और अंत में अभी भी इतना प्यार बचा हो कि रोशनी जल सके। कबीर और अनन्या की कहानी सिर्फ पैसे, सत्ता और साजिश के बीच एक सनसनीखेज पर्दाफाश नहीं है, बल्कि ये एक चुभने वाली याद दिलाती है कि इस जिंदगी में सबसे आसानी से दफन होने वाली चीज कोई इंसान नहीं, बल्कि सच्चाई है। लोग एक कब्र बना सकते हैं, एक दुर्घटना गढ़ सकते हैं, पैसे का इस्तेमाल करके दुनिया की आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन कोई भी एक सच्चे दिल और सच्चे प्यार को हमेशा के लिए दफन नहीं कर सकता। क्योंकि अनन्या इतनी कोमल, इतनी दयालु और अपने पति के प्रति इतनी समर्पित थी, इसीलिए जब उसे दुख की गहराई में फेंका गया तो दर्द इतना बड़ा हो गया। और जब वो वापस लौटी तो उसकी वापसी एक चमत्कार की तरह थी जो अंधेरी रात से निकला हो। कबीर भी वैसा ही था। वो सबसे दर्दनाक यात्रा से गुजरा, न केवल अपनी खोई हुई पत्नी को वापस पाने के लिए, बल्कि ये समझने के लिए भी कि सच्चा प्यार शानदार कस्मों या कब्र पर रखे फूलों में नहीं होता, बल्कि इस बात में होता है कि एक व्यक्ति अभी भी आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है
टूटी हुई यादों के हर टुकड़े का पीछा करने के लिए पर्याप्त सचेत है और अपने प्रिय के पास तब तक बैठने के लिए पर्याप्त धैर्य रखता है जब तक कि वे डरना बंद ना कर दें। इस कहानी में प्रतिशोध इसलिए सिर्फ खलनायकों को रोशनी में हथकड़ी पहने देखना नहीं है, बल्कि वो क्षण भी है जब लालच पर जीने वाले लोगों को अपनी आंखों से उस व्यक्ति को देखना पड़ता है जिसे वे इस दुनिया से मिटाना चाहते थे, खड़ा होता है, जीता है और पहले से कहीं ज्यादा खुश होता है। अंत में सबसे खूबसूरत बात ध्रुव या रिया का पतन नहीं, बल्कि राख से बना नया घर है, जहां एक पत्नी को चंगा किया जाता है, एक गरीब लड़की की जिंदगी बदल जाती है और एक आदमी को आखिरकार समझ आता है कि सबसे बड़े नुकसान के बाद भी ईश्वर इंसान को रोशनी लौटा सकता है, बशर्ते वो दिल कभी वफादारी को धोखा न दे। आप सब कहां-कहां से हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई मजेदार या प्रेरक कहानी है तो उसे कमेंट सेक्शन में हम सबके साथ जरूर साझा करें। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी। हम कामना करते हैं कि आप जहां भी रहें हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अपना ख्याल रखिएगा।